तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिन शुआन नाम का एक डिसाइपल जो कि अपने मास्टर के साथ टाई एकेडमी के बाहर आता है और वो वहां पर आते ही टाई एकेडमी के डिसाइपल्स को चैलेंज करते हैं और इतने में वहां पर हाई प्रीस्ट भी आ जाता है और वो वहां पर अपने डिसाइपल से कहता है कि 3 दिन के अंदर इस डिसाइपल को जो भी हराना चाहता है वो जाकर हरा सकता है। ये सुनने के बाद वो लोग फिर एक के बाद एक उस डिसाइपल से फाइट करने के लिए जाते हैं, मगर वो डिसाइपल इतना ताकतवर होता है कि वो बगैर हिले डुले बगैर कोई अटैक किए उन लोगों को बहुत ही आसानी से हरा देता है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का किस तरह की अटैक कर रहा है जिसके बारे में उन लोगों को कुछ पता भी नहीं चल रहा। मगर फिर वहां पर सेकंड प्रिंस भी आ पहुंचता है और वो कहता है कि अगर तुम लोग इसके अटैक को नहीं देख सकते तो बेहतर है कि मैदान में मत जाओ। वो वहां पर एक 6 रैंकिंग के वॉरियर को बुलाता है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और फ्रंट लाइन वॉरियर होता है। वो फ्रंट लाइन वॉरियर भी अपनी पूरी पावर के साथ लिन शुआन पर हमला करके देख लेता है, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद मोशन कहता है कि मैं इस लड़के को बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ, मगर सिस्टर यू कहती है कि तुम उसे हरा सकते हो तो फिर जाकर लड़ते क्यों नहीं, तुम इतनी देर से यहाँ पर खड़े होकर बक बक क्यों कर रहे हो। तो मोशन कहता है मैं भला क्यों जाऊं, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास अटेंड की है और वो भी हुआन गुआन पैलेस में। मैंने अभी तक इंपीरियल कॉलेज में कोई भी क्लास अटेंड नहीं की है। अगर मैं इस लड़के से फाइट जीत भी जाऊं तब भी मैं ये प्रूफ नहीं कर पाऊंगा कि मैंने जो कुछ सीखा है वो टाई एकेडमी में सीखा है। मैं वैसे भी यहाँ से बिलोंग भी नहीं करता तो मैं टाई एकेडमी की पावर को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता। मेरी जीत टाई एकेडमी की जीत नहीं कहलाएगी। और ऊपर से मेरे यहाँ पर आते ही सब लोग मुझे यहाँ से भगाने के चक्कर में लगे हुए थे, हर कोई मुझे मारना चाहता था और अब तुम लोग चाहते हो कि मैं टाई एकेडमी की तरफ से इस वॉरियर से फाइट करूं। क्या तुम्हारे इस इंपीरियल एकेडमी में कोई भी ऐसा वॉरियर नहीं जो कि लिन शुआन के साथ फाइट कर सके। ये बात सुनकर वो सारे के सारे जीनियस डिसाइपल बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। यहाँ तक कि सेकंड प्रिंस वो भी मोशन की इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता, मगर मोशन उस सेकंड प्रिंस की तरफ देखता है तो सेवेंथ प्रिंस कहती है कि ब्रदर आप क्या करने का सोच रहे हैं। तो वो सेकंड प्रिंस कहता है कि मैं असल में 5th रैंकिंग का यानकांग जनरल हूँ और मैं टाई शुआन एकेडमी रिप्रेजेंट भी करता हूँ और मेरा ताल्लुक इंपीरियल कॉलेज से भी है, इसलिए मैं ये फाइट लड़ सकता हूँ और अगर मैं जीतता हूँ तो ये जीत टाई एकेडमी की होगी। आज मुझे दुनिया को ये दिखाना होगा कि मेरी टाई एकेडमी वो अपनी लिन फैमिली के लिए क्या कुछ कर सकती है। सिर्फ हमारा किंग ही अकेला नहीं है जो कि हमारे यानकांग किंगडम को सपोर्ट करता है, बल्कि हम लोग भी हैं जो कि अपने किंग के पीछे पूरे यानकांग किंगडम को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कहने के बाद फिर वो भी लिन शुआन से लड़ने के लिए उस मैदान में जाता है तो वो एल्डर कहता है कि सेकंड प्रिंस क्या तुम लड़ने के लिए आ रहे हो। तो वो सेकंड प्रिंस कहता है कि मैं सेकंड प्रिंस ऑफ यानकांग हूँ और मैं यहाँ पर ब्रदर लिन शुआन के साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तो लिन शुआन भी उससे लड़ने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर सेकंड प्रिंस वो आते साथ ही अपना ट्रेजर निकाल लेता है और उसके साथ वो 9 ड्रैगन टेक्निक को यूज करता है। उसके 9 ड्रैगन इंप्रेस स्किल्स बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर लिन शुआन को बहुत ज्यादा ड्रैगन्स दिखाई दे रहे थे, मगर वो अपनी यिन यांग आइज के जरिए उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से स्कैन कर रहा होता है, जैसे कि वो फौरन से उनकी वीकनेस ढूंढना चाहता था। वो ड्रैगन्स अचानक से एक बहुत ही बड़ा फायर टोर्नेडो क्रिएट करते हुए उसके चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू हो जाते हैं। जिस पर मोशन कहता है कि तुम्हारी रॉयल फैमिली के मार्शल आर्ट स्किल्स तो सच में लाजवाब हैं। तो 7th प्रिंसेस कहती है कि हाँ क्यों नहीं, देख लेना मेरा सेकंड ब्रदर वो इस बैटलफील्ड में मैच जीत कर ही आएगा। उसे 5th रैंकिंग की ऑफिशियल पोजीशन ऐसे ही तो नहीं दी गई। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो सेकंड प्रिंस उस फायर टोर्नेडो के साथ उन ड्रैगन्स को अपने कंट्रोल के साथ बहुत ही तेजी से लिन शुआन की तरफ रिलीज कर देता है। तो लिन शुआन वो अपनी यिन यांग आइज के जरिए उसकी वीकनेस को ढूंढ लेता है और उस पर काउंटर अटैक करने के लिए वो भी अपनी एक सीक्रेट टेक्निक को यूज करता है, जिससे वहां पर एक और यिन यांग फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। और देखते ही देखते फिर वहां पर मोशन को भी पता चल जाता है कि लिन शुआन यहाँ पर सेकंड प्रिंस की वीकनेस पर अटैक करने वाला है। वो 7th प्रिंसेस से कहता है कि तुम्हारा भाई हारने वाला है। ये कहने की ही देर थी कि वहां पर लिन शुआन जैसे ही हमला करता है तो वो उस फायर टोर्नेडो को बिल्कुल तहस नहस करके रख देता है, जिसके साथ वो ड्रैगन्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और सेकंड प्रिंस को भी यकीन नहीं आता कि वो इतनी आसानी से लिन शुआन से ये मैच हार गया है। वो लिन शुआन से कहता है कि तुम्हारा डाउ सेट सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है, मैं ये लड़ाई हार गया हूँ। अपनी हार को एक्सेप्ट करने के बाद वो वहां से चला जाता है, जिस पर सब लोग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं।
और वहां पे मौजूद वो सीनियर कह रहा होता है कि यंग मास्टर ने अपने सारे के सारे यानकांग रिसोर्सेज को एक साथ यूज किया है और उसके बावजूद भी वो इस लड़के को नहीं हरा पाया। आखिर मैं इसके साथ कैसे फाइट कर पाऊंगा? क्या इस लड़के की कोई वीकनेस है भी या नहीं? मोशिन अपने आसपास देखता है कि अब लड़ने के लिए कोई भी जाने वाला नहीं है। और फिर दूसरी तरफ हमें टियान लुओ हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहां पर कुछ फार्मिस्ट आपस में लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम लोग टियान लुओ टावर में कर क्या रहे हो? आखिर उस डाउसी वॉरियर की फॉर्मेशंस को तोड़ने का हल किसी के पास भी क्यों नहीं है? बाहर खड़े हुए बच्चे ये बातें सुनकर काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। इतने में फिर वहां पर एक क्रेन दिखाई देती है जिसे देखकर वो बच्चे डर रहे होते हैं, मगर अंदर से एक और छोटी बच्ची उस दरवाजे से बाहर आ गिरती है और अंदर वो मास्टर्स अभी भी आपस में एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते हैं और एक दूसरे पर ही इल्जाम लगा रहे होते हैं कि उस डाउसी से हारने की वजह तुम लोग हो। तुम लोगों ने ही डिसाइपल्स को अच्छी तरह से ट्रेन नहीं किया, जिसकी वजह से वो लोग अच्छी तरह से फाइट नहीं कर पा रहे। हाई प्रीस्ट उन लोगों की बातें सुन रहा होता है, मगर वो किसी को कोई भी जवाब नहीं देता। वो देखता है कि यहाँ पर तो ये मास्टर्स एक दूसरे का ही गिरेबान पकड़ रहे हैं और हारने का सारा मलबा एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। एक बंदा दूसरे पर इल्जाम लगाता है कि तुमने अभी भी डिसाइपल्स को अच्छी तरह से ट्रेन नहीं किया, तो दूसरा वाला कहता है कि सब कुछ तुम्हारी पिल्स की वजह से होता है, तुम अच्छी पिल्स बना ही नहीं पाते। यहाँ पर इन लोगों की आपस में बहस चल रही होती है और वहां पर बाहर उन छोटी लड़कियों के सामने वो क्रेन आती है, तो उस क्रेन से एक और लड़की उतरकर उन लोगों के सामने आती है। उसके हाथ में एक लेटर होता है जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर जाती हैं। उन्हें पता था कि ये लेटर लेकर उन्हें अंदर जाना पड़ेगा और अंदर जाते ही उन लोगों को और भी ज्यादा बातें सुननी पड़ेंगी। इतने में वो लोग फिर बीच में खड़ी हुई लड़की को ही बलि का बकरा बनाते हैं और उसके हाथ में वो लेटर थमा देते हैं, जिसके बाद वो उन्हें धक्का देकर दरवाजे से अंदर भेज देते हैं। इसे देखते ही फिर वहां पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे चुप हो जाते हैं और वो लड़की उन लोगों को बताती है कि सेकंड प्रिंस फाइट करने के लिए गया था, मगर वो भी ये फाइट हार चुका है। ये सुनते ही सब लोग चुप से हो जाते हैं और किसी की भी आवाज तक नहीं निकलती। और यहाँ पर लिन शुआन का मास्टर उससे कह रहा होता है कि तुम थोड़ा सा ब्रेक ले लो। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि अब तुमसे लड़ने के लिए कोई आने वाला है। यहाँ पर मुझे लगता है शायद एक लंबा ब्रेक आने वाला है। मगर लिन शुआन कहता है कि मास्टर, ये सेक्ट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस एकेडमी के जितने भी डिसाइपल अब तक मुझसे लड़ने के लिए आए थे वो सारे के सारे अपने रियलम में बिल्कुल टॉप के थे। इन लोगों ने अपनी टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है और मुझे पूरा यकीन है कि टाई एकेडमी में इस तरह के स्ट्रॉन्ग वॉरियर हर जगह फैले हुए होंगे और यानकांग किंगडम में तो न जाने कितने पावरफुल वॉरियर्स होंगे जो कि मेरे पावर लेवल से भी ज्यादा हाई रैंकिंग के होंगे। मगर वो मास्टर कहता है कि हमारे टाओइज्म में हम लोग सिर्फ कुछ ही लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, मगर हम लोग जिन्हें ट्रेन करते हैं वो बाकी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे कि तुम हो, तुम यहाँ पे मौजूद सभी डिसाइपल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं कि जो तुम्हारा मुकाबला कर सके। ये यंग मास्टर्स जब बड़े हो जाएंगे और ये ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे तो ये हमारे सेक्ट के लिए खतरा बन जाएंगे, क्योंकि टाई एकेडमी में इन लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी कि ये लोग फिर किसी के कंट्रोल में नहीं आएंगे और इन्हें रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि हम लोग इनका भरोसा ही तोड़ दें। ये लोग खुद ट्रेनिंग लेना ही छोड़ दें और मेंटली इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएं कि ये लोग कभी भी ज्यादा हाईएस्ट रैंकिंग तक जा ही ना पाएं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों बच्चियां अभी भी आपस में बहस कर रही होती हैं। उनमें से एक छोटी लड़की से कहती है कि तुम ही अंदर जाओ। वो बच्ची फिर अंदर जाकर ग्रैंड प्रिंस से कहती है कि लिन शुआन से फाइट करने के लिए अभी तक कोई भी नहीं गया। ये सुनते ही वो सोर्ड मास्टर कहता है कि अगर वहां पर अभी तक उससे लड़ने के लिए कोई भी नहीं गया तो इसका मतलब ये है कि टाई एकेडमी के डिसाइपल्स वो काफी ज्यादा डिस्करेज हो चुके हैं, उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है, इसलिए अब वो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। मगर फिर वहां पर एक और मास्टर कहता है हमें इंपीरियल मास्टर को बुलाना चाहिए। इंपीरियल मास्टर्स के डिसाइपल्स अगर यहाँ पर आते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग इसे आसानी से हरा देंगे। ये कहने की ही देर थी कि अचानक से कोई शख्स दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए कहता है कि क्या बकवास है, मैं ग्रैंड प्रीस्ट का डिसाइपल हूँ और मैंने उनसे अकेले ही ट्रेनिंग ली है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं उस डाउजे को अकेले ही हरा सकता हूँ। मैं इंपीरियल मास्टर के डिसाइपल से कम नहीं हूँ। अगर मैं उस लड़के को हरा दूं तो मैं ये साबित कर दूंगा कि हमारी टाई एकेडमी किसी से भी कम नहीं है। अगर ये बात हर जगह फैल गई कि हमारी टाई एकेडमी एक डिसाइपल से हार गई है तो फिर हमारे सेक्ट से बहुत सारे लोग गद्दारी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे टाओइज्म ऐसे हैं जो कि हमारे यानकांग किंगडम के सिस्टम के खिलाफ
हैं और वो लोग बस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। उन्हें अगर पता चल गया कि कोई टाओइज्म हमारी टाई एकेडमी से ज्यादा ताकतवर निकल आया है तो फिर वो लोग जरा भी देर नहीं करेंगे, उन्हें एक मौका मिल जाएगा और वो लोग हम पर ही हमला कर देंगे। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दो मॉन्क वो पानी पर कोई वाटर टेक्निक यूज करते हुए तेजी से कहीं जा रहे होते हैं। उनमें से एक यंग मॉन्क होता है जिसके हाथ में एक गोल्डन टावर होता है और यहाँ पर ट्यांग लियो टावर के अंदर वो वॉरियर कह रहा होता है कि तुम लोग G9 हो, तुम लोग आखिर क्या सजेस्ट करना चाहते हो। और फिर वहां पर बाशेन एक मॉन्क से आकर कहता है कि मैं कम से कम उससे फाइट करने के लिए जा तो रहा हूँ और मैं उससे फाइट कर भी सकता हूँ, ये तुम्हारे इस गोल बच्चन से ज्यादा बेहतर है। तुम बस अपनी एकेडमी में अपने डिसाइपल्स को बस कुछ मंत्र और कुछ सूत्र सिखाते रहते हो। अगर तुम्हारे मंत्र और तुम्हारे मैजिक्स में कोई भी पावर होती तो फिर अब तक तुमने अपने डिसाइपल्स को भेजकर उस वॉरियर को हरा दिया होता। मगर वहां पे मौजूद हाई प्रीस्ट उन लोगों से कहता है कि जाओ और जाकर इंपीरियल मास्टर को बुलाओ। ये सुनकर वो सारे ही लोग चौंक जाते हैं, मगर हाई प्रीस्ट कहता है कि इंपीरियल मास्टर ने बहुत लंबे टाइम से टाई एकेडमी में कोई लेक्चर नहीं दिया। ये सुनकर बाशेन जी कहता है कि आप ये कहना चाहते हैं कि इंपीरियल मास्टर वो यहाँ पर आए और न्यू डिसाइपल्स की क्लास ले और उन्हें स्वॉर्डमैनशिप के स्किल्स सिखाए। ये बात उन लोगों को काफी ज्यादा अजीब लगती है। वो लोग कहते हैं कि क्या मास्टर 2-3 दिनों में अपने डिसाइपल्स को कोई स्किल सिखा सकेगा और वो डिसाइपल क्या लिन शुआन को हरा पाएंगे। और बाशेन जी भी कहता है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं और 3 दिन अगर डिसाइपल्स क्लास लेने में ही लगा देंगे तो फिर उसके साथ फाइट कब करेंगे। क्या तुम वाकई में श्योर हो के हमें इंपीरियल मास्टर को बुलाना चाहिए और वो यहाँ पर आकर डिसाइपल को कोई स्वॉर्डमैनशिप सिखाएं। तो फिर ग्रैंड प्रिंस कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, तुमने बिला वजह में ही हमारे डिसाइपल्स को हल्के में लिया हुआ है। भूलो मत के टाई एकेडमी फर्स्ट एकेडमी है जो कि गॉड्स के अंडर में आती है। सुनकर बाशेन जी भी हैरान हो जाता है और फिर वहां पर एक बेल बजाई जाती है जिसकी आवाज सुनते ही यान कांग को पता चल जाता है कि उसे बुलाया जा रहा है। मास्टर यान कांग वो उस फार्मिस्ट से कहता है कि तुमने मेरे जख्म देखे हैं ना, चलो मेरे जख्मों को दोबारा से शो कर दो। मगर वो फार्मिस्ट कहता है कि तुम जानते भी हो ना कि तुम्हारी एकेडमी में कोई गद्दार छुपा हुआ है जो कि तुम्हारे सेक्ट में गद्दारी कर रहा है। तुम बिला वजह में ही अपने आप को जख्मी करके उन लोगों को मौका क्यों दे रहे हो? क्यों ना तुम कुछ मास्टर्स को बुलाओ और उस गद्दार को ढूंढो। मगर यहाँ पर यान कांग कहता है कि मेरा यान कांग किंगडम बहुत बड़ा है, यहाँ पर छोटे मोटे गद्दार तो होंगे ही, मगर जहाँ तक बात मेरे कैपिटल की है तो यहाँ पे मौजूद गद्दारों को मुझे एक मौका देना होगा ताकि वो लोग मेरे इंजर्ड होने का फायदा उठाकर मुझे मारने की कोशिश करें। और हाँ, तुम भी मेरे साथ चलो, चलकर अपने जूनियर को भी देख लेना। ये सुनते ही वो फार्मिस्ट काफी ज्यादा खुश होता है और जाते साथ ही एक छोटा सा डब्बा उठा लेता है। और फिर अगले सीन में हमें एक और मास्कमैन को दिखाया जाता है। वो कहता है कि 200 साल पहले यान कांग ने अपनी स्वॉर्डमैनशिप से सबका सफाया कर दिया था, मगर 200 साल गुजरने के बाद भी यान कांग ने अपनी एकेडमी में या फिर अपने डिसाइपल्स में से किसी भी एक को अपने जैसा इंपीरियल मास्टर नहीं बनाया है। भले ही ये रिफॉर्म्स उस एकेडमी से ही सक्सेसफुल हुए थे, मगर अब ये रिफॉर्म उस एकेडमी के अंदर से ही नाकाम होना शुरू होंगे। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मास्टर यान कांग वो उस फार्मिस्ट को लेकर फौरन से टाई एकेडमी में पहुंच जाते हैं, जहां पर उसे देखकर सारे ही लोग चुप हो जाते हैं और एक लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं। मास्टर यान कांग फौरन से हाई प्रीस्ट से आकर मिलता है और उससे कहता है कि आप सच में बहुत ही अच्छे हैं, आज मैं आपके एकेडमी में आकर इन डिसाइपल को अपनी स्वॉर्डमैनशिप का लेक्चर दूंगा, मुझे इनके बस सिर्फ 2 दिन चाहिए होंगे। वहाँ पर वो फार्मिस्ट वो अपने जूनियर यानी कि मोशन की तरफ गौर से देख रहा होता है, मगर दूसरी तरफ बाशेन जी कहता है कि क्या हमारे पास 3 दिन का टाइम नहीं है? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि नहीं, जब उस मास्टर ने इंपीरियल गेट को ब्लॉक किया था तो हाफ डे वहीं पे ही गुजर गया था, और अब अगर इंपीरियल मास्टर 2 दिन की क्लास लेंगे तो फिर हमारे पास हाफ डे ही बाकी रहेगा। ये कहने के बाद फिर इंपीरियल मास्टर यान कांग वो फौरन से अंदर की तरफ जाता है तो मोशन को कुछ फील होता है। वो कहता है कि ये बहुत ही अजीब बात है, इंपीरियल मास्टर का चेहरा कुछ लाल लाल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो वो बीमार हैं या तो वो इंजर्ड हैं, पर ये कैसे हो सकता है? इतने लंबे टाइम तक उनकी इंजरीज अभी तक ठीक नहीं हुई, कहीं इसने अपने ट्रू आइडेंटिटी को छुपाया हुआ तो नहीं है जैसे कि मेरी मदर इन लॉ करती है? मुझे उसकी बॉडी से हल्की सी ब्लड स्मेल भी आ रही है, समझ में नहीं आता कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। मोशन अभी भी इंपीरियल मास्टर के बारे में सोच रहा होता है और दूसरी तरफ वो फार्मिस्ट वो कंटिन्यूसली मोशन की तरफ ही देख रहा था।
मगर यहाँ पर मास्टर यान कांग वो एक जगह ऊपर खड़ा होकर सब लोगों से कहता है कि स्वॉर्डमैनशिप क्या है। मैं तुम लोगों को बताता हूँ, स्वॉर्डमैनशिप के हजारों मूव्स हो सकते हैं। तुम लोगों ने सुना होगा कि स्वॉर्डमैनशिप के सिर्फ 14 मूव्स होते हैं। ये बस एक बकवास है, इस पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं। ये बात सुनकर सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि क्या वाकई में 14 स्वॉर्ड मूव के अलावा भी कोई स्वॉर्ड मूव है। मगर मास्टर यान कांग कहता है कि अगर स्वॉर्ड मूव 14 स्वॉर्ड मूव्स ही होते तो फिर हमारा सेट कब का खत्म हो चुका होता। और यहाँ पर मोशन कहता है कि अगर वाकई में 14 स्वॉर्ड मूव्स के अलावा भी स्वॉर्ड मूव्स मौजूद हैं तो फिर ये बहुत ही कमाल की बात होगी, क्योंकि किसी न किसी ने स्वॉर्ड मूव्स को आगे भी लिखा होगा या फिर किसी न किसी ने तो 14 स्वॉर्ड मूव्स के आगे भी नए स्वॉर्ड मूव्स को प्रैक्टिस किया होगा। क्या वाकई में ऐसा है कि यान कांग ने 14 स्वॉर्ड मूव्स के अलावा भी नए स्वॉर्ड मूव्स को सीखा है? मगर यहाँ पर मास्टर यान कांग सारे ही डिसाइपल्स से कह रहा होता है कि हम लोग अपने मूव्स की बेसिक को यूज करते हुए 3 न्यू स्वॉर्ड मूव्स को क्रिएट कर सकते हैं और अगले 2 दिनों में मैं तुम लोगों को अपने 3 नए स्वॉर्ड मूव्स टीच करूंगा। ये बात सुनकर सारे ही लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उन लोगों को फाइनली कुछ नया सीखने को मिलेगा। मगर मास्टर यान कांग उन लोगों से कहता है कि स्वॉर्ड स्किल सीखने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम लोगों ने पहले जो स्वॉर्ड फॉर्म सीखा है उसे बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि स्वॉर्ड वो कोई भी शेप ले सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो एक साउंड भी हो सकती है और चाहे तो लाइट भी बन सकती है या फिर वो चाहे तो कॉज या आइज में भी कन्वर्ट हो सकती है। अब स्वॉर्ड वो कोई शॉर्ट नहीं रहेगी, ये स्वॉर्ड अब अपनी मर्जी से जैसे चाहे चेंज हो सकती है। चाहे तो हम इसे सॉफ्ट बना दें या फिर एक हार्ड शेप में लेकर आए। ये स्वॉर्ड किसी भी एंगल के साथ अटैक कर सकती है। अगर तुम लोग स्वॉर्ड फॉर्म को भूलकर मेरे नॉलेज को सीखने की कोशिश करोगे तभी तुम लोग ये सीख पाओगे। वो उन लोगों से कहता है कि अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि 15 स्वॉर्ड मूव क्या है। ये कहने के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को सीधा आगे की तरफ करते हुए उससे कुछ स्पिरिचुअल स्वॉर्ड जनरेट करना शुरू करता है, जो कि देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा बढ़ती जाती है। और मास्टर यान कांग उन लोगों से कहता है कि 15 स्वॉर्ड मूव को कहते हैं बाउंडलेस स्वॉर्ड एनर्जी। इतना कहते ही वो स्वॉर्ड एनर्जी को जैसे ही रिलीज करता है तो वो स्वॉर्ड एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो सारे ही लोग बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें अपनी बॉडी के आसपास बहुत ही ज्यादा स्वॉर्ड एनर्जी फील हो रही होती है। ये देखकर यहाँ पर मोशन सोचते हुए कहता है कि पास्ट में जितनी भी मैंने स्वॉर्डमैनशिप सीखी है वो सारी की सारी बेसिक लेवल की स्वॉर्डमैनशिप थी और ये वाली स्वॉर्डमैनशिप भी एक सरफेस टाइप स्वॉर्डमैनशिप है। इस स्वॉर्ड को हम लोग अपने आसपास के वर्ड की तरह यूज कर सकते हैं, यानी कि हम लोग स्वॉर्ड एनर्जी से अपना एक अलग से वर्ड बना सकते हैं। ये 6 हार्मोनीज प्ले में सबसे बेस्ट आइडिया है। अब पता चल रहा है कि यान कांग वो गॉड्स के अंडर फर्स्ट पर्सन क्यों है। और मास्टर यान कांग डिसाइपल्स से कहता है कि अब तुम लोगों की बारी है, तुम लोगों ने अपनी वाइटल एनर्जी को यूज करते हुए स्वॉर्ड्स क्रिएट करनी है और उनके साथ प्रैक्टिस करनी है। ये सुनते ही सारे के सारे डिसाइपल्स उस प्रैक्टिस में लग जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि वो लोग अपनी स्वॉर्ड के साथ एक स्वॉर्ड आफ्टर इफेक्ट देख रहे हैं, जिससे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उनके पास मल्टीपल स्वॉर्ड्स हों। मगर जहां तक बात विषयों की होती है तो वो कुछ परेशान दिखाई दे रहा होता है और वो कहता है कि मैंने तो ये सब कुछ ठीक से देखा भी नहीं। लगता है कि अब मुझे ये स्वॉर्डमैनशिप अकेले ही सीखनी होगी। सबसे पहले इंपीरियल मास्टर ने जो कुछ कहा है वो मैं लिख लेता हूँ ताकि बाद में मुझे प्रैक्टिस करने में आसानी हो। ये कहते हुए वो सारी बातें नोट कर लेता है और मोशन अभी भी उस इंपीरियल मास्टर के सामने खड़ा हुआ होता है, जिस पर प्रिंसेस उससे कहती है कि काउबॉय क्या हुआ, क्या तुमने सारे स्किल सीख लिए हैं? तो मोशन कहता है कि इन लोगों के सिल्क थ्रेड्स वो बहुत ही ज्यादा पतले हैं। ये लोग अपनी स्वॉर्ड को अपने सिल्क थ्रेड के साथ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इनके सिल्क थ्रेड बहुत ही ज्यादा पतले यानी कि बिल्कुल बारीक बाल जैसे हैं और मेरा सिल्क थ्रेड तो बहुत ही ज्यादा मोटा रस्से की जैसा है। ये कहते हैं वो अपने सिल्क थ्रेड को जैसे रिलीज करता है तो उस पर सारे ही लोग हैरान होते हैं कि ये सिल्क थ्रेड इतना मोटा भारी रस्सी जैसा कैसे है। मगर मोशन कहता है कि ये सिल्क थ्रेड बहुत ही ज्यादा मोटा और काफी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इसलिए इसे यहाँ पे यूज करना अच्छा नहीं रहेगा। मुझे स्वॉर्ड वाइंडिंग स्टाइल टेक्निक को यूज करना होगा, शायद वो टेक्निक काम कर जाएगी। ये कहने के साथ वो फिर से अपनी जॉन की सिल्क थ्रेड को रिलीज करते हुए कहता है कि मुझे अपने सिल्क थ्रेड को दोबारा से डिकम्पोज करना होगा। मगर सी युनशियान कहती है आखिर ये लड़का करना क्या चाहता है। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि मोशन यहाँ पे अपने सिल्क थ्रेड के साथ करना क्या चाहता है, उसे बस खुद पता था कि वो क्या कर रहा है। देखते ही देखते उस सिल्क थ्रेड में से कुछ बारीक सिल्क थ्रेड्स अलग होना शुरू हो जाते हैं और वहां पे मौजूद सीनियर डिसाइपल्स कहते हैं कि इसकी
सोड एनर्जी तो बिल्कुल बेकार है, जैसे ये किसी अनाड़ी बंदे की हो। पर यहाँ पर मोशन अपने सिल्क थ्रेड को अच्छी तरह से डिकम्पोज करते हुए कहता है कि तो फाइनली मैंने इसे डिकम्पोज कर दिया है, मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, मैंने अपने युआन की सिल्क थ्रेड को मास्टर कर लिया है। ये आवाज इतनी जोरदार होती है कि बाहर तक सुनाई दे रही होती है, जिस पर मास्टर लिंग यून कहता है कि इस लड़के ने फिर क्या प्रैक्टिस कर लिया है, क्या मैंने जो सुना है वो बिल्कुल सही सुना है। मगर वो फार्मिस्ट कह रहा होता है कि मेरा जूनियर ब्रदर लगता है कि शायद ये काफी बेवकूफ है। मगर बाशियन जी कहता है कि सोड एनर्जी को सिल्क में कन्वर्ट करना तो ये सोडमैनशिप की फाउंडेशन है, इस लड़के ने ये अभी सीखा है, इसके बगैर ये इस एकेडमी में आया कैसे। वो मास्टर लिंग यून से कहता है कि इस लड़के को आखिर तुमने अंदर आने कैसे दिया, ये तो अपने सिल्क थ्रेड को कंट्रोल करना तक नहीं जानता था, तुम ऐसे अनाड़ी बंदे को अपने सेट में कैसे जगह दे सकते हो। पर वहां पे मौजूद सोड मास्टर कहता है कि बाशियन जी तुम फ्रंट लाइन वॉरियर हो और तुम अभी अभी वापस आए हो, तुम्हें इसके बारे में मालूम नहीं है, इसका नाम मोशन है, इसने सोडमैनशिप में मास्टर लिंग यून को भी हरा दिया है और एम्परर ने खुद इसे अपना डिसाइपल चुना है। ये सुनकर बाशियन जी गुस्से में कहता है कि लिंग यून तुमने उसे जानबूझकर जीतने दिया है ना, आखिर एम्परर ने एक अनाड़ी बंदे को अपना डिसाइपल कैसे बना लिया। उसका गुस्सा देखकर मास्टर लिंग यून कहता है कि जब ये उससे लड़ेगा तो इसे भी लग पता जाएगा। मगर वहां पर वो फार्मिस्ट उन लोगों की बातें सुन रहा होता है और वो कहता है कि लगता है कि मास्टर ने एक अनाड़ी डिसाइपल को ट्रेन किया है, अब यहाँ पे हर कोई बंदा उस लड़के को तंग करता रहेगा। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मोशन अपने उस सिल्क थ्रेड को पतले पतले सिल्क थ्रेड्स में डिवाइड कर देता है। उन सिल्क थ्रेड्स को देखकर सारे ही लोग चौंक जाते हैं और फौरन से उससे पीछे हट जाते हैं। मगर मोशन उन सारे सिल्क थ्रेड्स को कंट्रोल करते हुए एक जगह इकट्ठा करते ही उन्हें अपनी एक फिंगर पॉइंट पर कंप्रेस कर देता है और अपनी मर्जी से उसे यूज भी कर पा रहा होता है। ये देखकर मास्टर यान कांग उसे गौर से देखता है, उसे लग रहा था कि शायद इसमें कुछ खास बात है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।